एक सुंदर से गांव में बबली नाम की लड़की अपनी चाची रजिया और चाचा मोहन के साथ रहती थी। कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से बबली अपनी चाची चाचा के घर पर ही रहती थी। बबली की चाची ने उसे अपने घर में जगह सिर्फ एक नौकरानी की दी थी, जबकि उसके चाचा उसे अपनी बेटी के बराबर ही मानते थे। रजिया बबली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो बबली को फटे पुराने कपड़े दिया करती थी और खाने के लिए बासी खाना। रजिया की भी एक अपनी बेटी थी जिसका नाम पायल था, लेकिन पायल में पूरे अपनी माँ के गुण थे। वो बहुत ही घमंडी थी। फिर एक दिन मोहन बबली और पायल के लिए सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आता है, जिसे देखकर रजिया बहुत गुस्सा होती है और वो बोलती है, आप इस मनहूस के लिए ड्रेस क्यों लेकर आए हो? अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पायल की सारी ड्रेस इसी को दे दी थी। पैसे कोई पेड़ पर नहीं लगते जो आप इस मनहूस पर इतना पैसा खर्च कर रहे हो। इस मनहूस के लिए कपड़े लाने की क्या जरूरत थी? अरे रजिया, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? कितने समय बाद मैंने इसके लिए एक ड्रेस ला कर दी है और तुम उस पर भी गुस्सा कर रही हो। अरे चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? एक एक पैसा कमाने में कितना समय लगता है, ये बात आपको समझ नहीं आती है क्या? तुम तो बिना सोचे समझे इतने पैसे खर्च कर देते हो। एक बात मैं बोल देती हूँ, अगर इस मनुष्य को इस घर में रहना है तो जैसा मैं कहूँगी वैसे ही रहेगी। चाचा चाची सही तो कह रही है। मेरे पास अभी पायल के पुराने बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, मैं वही पहन लूंगी। आप दोनों मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। पायल, ये लो, ये कपड़े तुम ही अपने पास रख लो, मुझे ये कपड़े नहीं चाहिए। और चाचा जी, आज के बाद आप मेरे लिए कुछ भी मत लाइएगा। आप मुझे अपने घर में रख रहे हो और 2 वक्त का खाना दे रहे हो, इतना ही मेरे लिए काफी है। इतना बोलकर बबली अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन जब बबली कपड़े धोकर कुएं पर रख रही थी, तभी गलती से रजिया की बहुत महंगी साड़ी कुएं के अंदर गिर जाती है, जिसे देखकर बबली बहुत डर जाती है। हे भगवान, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मुझसे चाची जी की साड़ी कुएं में कैसे गिर गई? अब चाची मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी और आज तो चाचा जी भी घर पर नहीं है। आज तो मुझे पिटने से कोई नहीं बचा सकता। अब मैं क्या करूं? मैं तो कुएं में जाकर साड़ी भी नहीं ला सकती। बबली के पीछे ही खड़ी रजिया बबली की सारी बातें सुन लेती है और फिर वो गुस्से में आकर बबली से कहती है, ओ मनहूस, तूने मेरी इतनी महंगी साड़ी कुएं में गिरा दी। मुझे तो ये पहले से ही पता था कि तू हमारे अच्छी चीजें को देखकर बहुत जलती है। आज देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ, और मैं भी देखती हूँ आज तुझे बचाने के लिए कौन आता है। अरे नहीं नहीं चाची जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो साड़ी मुझसे गलती से कुएं में गिर गई। मैंने जानबूझकर नहीं गिराई है। आप मुझे माफ कर दीजिए चाची। ऐसा बोलकर बबली रजिया के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन रजिया उसकी एक नहीं सुनती और उल्टा बबली को ही कुएं में धक्का दे देती है, जिससे बबली कुएं में गिर जाती है। तब रजिया बबली से कहती है, इस कुएं में ही रह। अगर तुझे मेरी ब्रांडेड साड़ी मिल जाए तो मुझे आवाज लगा देना, मैं तुझे रस्सी से खींचकर बाहर निकाल लूंगी। और अगर मेरी साड़ी ना मिले तो उसे कुएं में रहना और उसी में घुट घुट कर मर जाना। आई बात समझ में, मनहूस कहीं की। ऐसा बोलकर रजिया गुस्से से अपने घर चली जाती है और यहाँ दूसरी तरफ बबली कुएं के द्वारा किसी दूसरी ही दुनिया में पहुँच गई थी। वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर वातावरण था। जगह जगह पर कलरफुल फूल लगे हुए थे, सुंदर सुंदर तितलियाँ थी और वहाँ पर ये सब देखकर बबली बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है। चाची जी ने तो मुझे कभी नहीं बताया कि कुएं के अंदर इतनी सुंदर दुनिया है। कितने सुंदर सुंदर फूल और तितलियां हैं। इतनी सुंदर जगह को देखकर तो मेरा दिल ही खुश हो गया और मैं तो भूल ही गई। मैं तो यहाँ चाची जी की साड़ी ढूंढने आई हूँ। अगर मैं बिना चाची जी की साड़ी लिए घर गई तो चाची जी मुझे घर से निकाल देंगी। मुझे जल्दी से साड़ी ढूंढनी होगी, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक साड़ी दिख ही नहीं रही है। मैं आगे चलकर देखती हूँ। ऐसा बोलकर बबली साड़ी की खोज में आगे की ओर चल देती है। आगे चलते चलते बबली को एक छोटी सी कुटिया के आगे बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर बबली उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर तक ले जाती है और अच्छे से उसकी सेवा करती है।
बबली उस बूढ़ी औरत के लिए स्वादिष्ट सा सूप बनाती थी और उसे जल्दी से स्वस्थ कर देती है। तभी कुछ ही दिनों में वो बूढ़ी औरत एकदम ठीक हो जाती है। वो बुढ़िया बबली से कहती है, बेटा, तुमने एक अनजान बुढ़िया की मदद की। तुम मेरी सेवा में दिन रात लगी रही। तुम्हारी मेहरबानी की वजह से मैं ठीक हो गई। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ बेटी कि तुम यहाँ किस लिए आई हो? दादी, आप ठीक हो गई, मेरे लिए इतना ही काफी है। मेरे माता पिता बचपन से ही नहीं है। मैं अपने चाची चाचा के साथ रहती थी। चाची मुझ पर बहुत जुल्म करती थी। मजबूरी में मुझे उनके साथ ये सारे अत्याचार सहने पड़ते हैं। और आज मुझसे उनकी साड़ी गलती से कुएं में गिर गई तो उन्होंने धक्का मारकर मुझे कुएं में ही गिरा दिया। मैं उन्हीं की साड़ी खोजने के लिए यहाँ आई हूँ। बेटा, मैं तुम्हें यहाँ की कुछ खास चीजें दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर एक सोने और एक चांदी की जादुई नदी है। तुम उसे देखना चाहोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं दादी, मैं उसे क्यों नहीं देखना चाहूँगी। आप मुझे लेकर चलिए। ऐसा कहकर दादी बबली को जादुई नदियों के पास लेकर चलती है। इतनी सुंदर नज़ारे को देखकर बबली बहुत खुश हो जाती है। तब दादी कहती है, बेटा, तुम्हारे सामने जादुई 2 फ्रॉक सोने और चांदी की नदी है। अगर तुम जैसे ही कोई भी एक जादुई सोने की फ्रॉक पहनोगी तो तुम्हारे पास बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा। तुम बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी लड़की बन जाओगी। और अगर तुम जैसे ही चांदी की नदी का फ्रॉक पहनोगी तो तुम्हारे पास ढेर सारे सोने, चांदी, हीरे मोती आ जाएंगे। फिर तुम्हें कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। फिर तुम्हें पूरे जीवन कोई भी काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब तुम मुझे बताओ बेटा कि तुम्हें ढेर सारा सोना चाहिए या ज्ञान की बातें? दादी जी, मुझे ज्ञान चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। जब तक हम लोगों की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हम लोगों के साथ सिर्फ ज्ञान ही रहता है और धन तो एक न एक दिन खत्म हो ही जाता है। आप मुझे ज्ञान दे दीजिए ताकि मैं अपना ये ज्ञान दूसरों को भी दे सकूं। बबली की इस उच्च विचार को सुनकर दादी बहुत खुश हो जाती है। तभी दादी सोने की नदी की एक फ्रॉक बबली को दे देती है। फ्रॉक पहनने के बाद बबली बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है। वो फ्रॉक पूरी तरह से सोने की थी। बेटा, तुमने सोने की फ्रॉक की नदी चुनी है, इसलिए तुम अब अपने घर जा सकती हो। तुम एक बहुत अच्छी और ईमानदार लड़की हो। बेटा, तुम जानती हो, यहाँ पर जब भी कोई आता है तो वो ज्यादातर चांदी की नदी को ही चुनता है, जिससे वो अपने घर कभी नहीं जा पाता। पर तुम अपने घर जा सकती हो बेटा। ऐसा बोलकर वो बूढ़ी दादी बबली को उसके घर पर पहुंचा देती है। बबली को इतने सुंदर ड्रेस में और उसके साथ ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के और हीरे मोती को देखकर रजिया बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर वो बबली से कहती है, तेरे पास इतना सारा सोना कहाँ से आ गया? तू कहीं से चोरी कर आई है ना? तो तू मुझे जल्दी से बता दे। रजिया के पूछने पर बबली उसे सारा सच बता देती है, जिसे सुनकर रजिया बहुत खुश हो जाती है और फिर वो सोने के लालच में आ जाती है। और फिर रजिया अपनी बेटी को खूब सारा सोना चांदी लाने के लिए उसी कुएं में धक्का दे देती है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद पायल ना तो उस बुढ़िया की मदद करती है और जब वो बुढ़िया किसी तरीके से पायल को जब उस नदी के पास लेकर जाती है तो पायल वहां पर चांदी की नदी अपने लिए पसंद करती है। वो बूढ़ी औरत खूब जोर जोर से उस पर हंसती है और जैसे ही वो उसे चांदी की नदी की एक फ्रॉक निकाल कर देती है तब उसे बताती है अगर तुम सोने की फ्रॉक लेती तो तुम घर जा सकती थी, लेकिन तुमने चांदी की फ्रॉक ली है, इसलिए तुम घर नहीं जा सकती। तुम्हारे पास खूब सारा सोना चांदी हीरा मोती तो रहेगा, लेकिन तुम अपने घर कभी नहीं जा पाओगी। और यहाँ बहुत देर तक रजिया कुएं के पास बाहर खड़ी होकर पायल का इंतजार करती रहती है कि पायल अब आएगी और वो आकर मुझे बहुत सारा सोना चांदी देगी।
लेकिन ऐसे ही बहुत साल बीत जाते हैं और काइल उस कुएं से कभी बाहर नहीं आती। रजिया को अपनी गलती का बहुत एहसास होता है। अब रजिया किसी भी चीज का कभी भी लालच नहीं करती और वो बबली को ही अपनी बेटी समझकर सुखी से पालती है और उसे हमेशा खुश रखती है। परी का जादुई मेकअप बॉक्स। बहुत समय पहले की बात है। भरतपुर गांव में एक छोटा सा गांव था जिसमें टीना और मीना नाम की दो सहेलियां रहती थी। वो दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो दोनों सहेलियां एक ही स्कूल में पढ़ते थे। टीना एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जो पढ़ने में भी बहुत होशियार थी। दूसरी तरफ मीना रंग की बहुत ज्यादा सांवली लड़की थी, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा समझदार और होशियार थी। टीना के बहुत खूबसूरत होने की वजह से स्कूल के सभी बच्चे टीना से दोस्ती करना चाहते थे और उससे बात करना चाहते थे। उनके स्कूल में कोई भी फंक्शन होता था तो टीचर सबसे पहले टीना से ही पूछती थी। टीना बहुत अच्छा डांस करती थी। एक दिन टीना मीना से कहती है, मीना तुम्हें पता है हमारे स्कूल में अगले महीने एक एनुअल फंक्शन होने जा रहा है। तुम्हें भी इस बार एनुअल फंक्शन में कोई न कोई प्रोग्राम करना होगा। हाँ यार, वैसे तो एनुअल फंक्शन में मेरा भी पार्टिसिपेट करने का बहुत मन है, लेकिन टीचर करे तब तो। मैडम ने वैसे ही बहुत सारे बच्चों को पहले ही सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि उन सभी बच्चों में से कल फाइनल सिलेक्शन होगा। अगले दिन उनके स्कूल की टीचर कुछ गिने चुने बच्चों को एनुअल फंक्शन के लिए सिलेक्ट कर लेती है। मैडम ने टीना के साथ साथ 5 और बच्चों को सिलेक्ट कर लिया था। मीना कहती है, मैडम इस एनुअल फंक्शन में मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ और मेरी सभी फ्रेंड्स का मानना है कि मैं भी बहुत अच्छा डांस कर लेती हूँ। देखो मीना, इस बार हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट के तौर पर शहर के सबसे अमीर सेठ धनराज आ रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि स्टेज पर एक अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए। मैंने सभी सुंदर सुंदर और गोरी लड़कियों को सिलेक्ट किया है और उनके बीच तुम्हारा ये सांवला रंग दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, लेकिन तुम अगली बार पार्टिसिपेट कर लेना, ओके? मीना अपनी टीचर की सभी बातें सुनने के बाद बहुत दुखी होती है और वो रोने लगती है, परंतु फिर भी किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप रहने लगती है। ये सब देख टीना मीना से कहती है, मीना मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो। अरे नहीं टीना, मुझे किसी बात का दुख नहीं है, बल्कि मुझे खुशी है कि मेरी सहेली स्टेज पर परफॉर्मेंस करने जा रही है। मीना ने बचपन से ही ऐसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया था। मीना के सभी गुणों को अनदेखा कर उसके सांवले रंग को देखा गया था और उसके सांवले रंग का मजाक उड़ाया जाया करता था और अपने रंग रूप की वजह से इसलिए वो कभी भी अपने गुणों को दूसरों तक नहीं ला पाती थी। इसी तरह मीना ने अपनी स्कूल लाइफ बिताई। इसी तरह मीना ने अपनी पढ़ाई खत्म की और अब उसका टीना से मिलना जुलना कम हो गया था। कुछ सालों बाद मीना ने अपने लिए नौकरी ढूंढना शुरू किया और इस साल मीना ने अपने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स खत्म किया था। कुछ दिन बाद एक डिजाइनर क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी ने डिजाइन्स के लिए जो एड दिए थे, उन एड को न्यूज़पेपर में देखकर मीना इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है। इंटरव्यू देने के लिए और भी लोग आए हुए थे। उन सभी लोगों में से मैनेजर ने कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया था। उन सभी में से मीना के डिजाइन्स काफी डिफरेंट थे, इसलिए उन चारों में मीना भी शामिल थी जिसे सिलेक्ट कर लिया गया था। परंतु उस कंपनी में केवल 2 ही स्टाफ की जरूरत थी। जब ये बात मीना को पता चलती है तो उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि उसको वो जॉब जरूर मिलेगी। मीना के साथ बैठे बाकियों को भी यही लग रहा था कि मीना को ये जॉब जरूर मिलेगी। तभी अंदर से एक आवाज आती है और मीना को बुलाया जाता है। मीना खुशी खुशी अंदर जाती है। मीना, तुम्हारे बनाए गए डिजाइन्स बहुत सुंदर है। हमें तुम्हारे डिजाइन्स बहुत पसंद आए। तुम बहुत टैलेंटेड हो, परंतु हम आपसे माफी मांगते हैं। हम आपको ये जॉब नहीं दे सकते क्योंकि हमारे डायरेक्टर के जान पहचान में 2 लोग यहाँ आए हुए हैं जिन्हें सिलेक्ट कर लिया गया है, इसलिए हम तुम्हें ये जॉब नहीं दे सकते। सॉरी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मीना ये बात समझ चुकी थी कि कंपनी वालों ने उसके रंग रूप को देखकर उसको ये जॉब ऑफर नहीं की। अब मीना को ये बात समझ आ गई थी और वो चुपचाप अपने घर वापस आ जाती है। मीना के लिए बार बार इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना बहुत मुश्किल हो रहा था।
अपनी लाइफ से वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। तभी मीना अपने आप को आईने के आगे खड़ी होकर कहती है, छी मीना छी, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। तुम अपना ऐसा चेहरा लेकर कैसे जाओगी दुनिया के सामने? आखिर क्यों भगवान ने मुझे इतना बुरा चेहरा दिया? सब बस रंग और रूप देखते हैं, टैलेंट तो कोई देखता ही नहीं है। इतना कहकर मीना गुस्से में आईना तोड़ देती है और जोर जोर से रोने लगती है। ये सब ऊपर से परी देख रही होती है और वो मीना को बार बार इस मुश्किल हालत से लड़ता हुआ देखकर बहुत उदास होती है। परी से अब मीना को इस तरह मुसीबतों से लड़ता हुआ नहीं देखा जा रहा था और वो मीना की मदद करने का फैसला करती है। तब परी मीना के कमरे में प्रकट हो जाती है। मीना, मैं जादुई परी हूँ और मैं तुम्हारे यहाँ पर सहायता करने आई हूँ। मैंने देखा कि किस तरह तुमने अपने जीवन में संघर्ष किया है और डटकर मुसीबतों का सामना किया है। मैं तुम्हारे इस हौसले से प्रसन्न हुई और आज मैं तुम्हें हारता हुआ देखकर बहुत निराश हुई। इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई मेकअप बॉक्स देना चाहती हूँ। ये जादुई मेकअप बॉक्स तुम्हारे सांवले रंग से निकलने के लिए तुम्हें मदद करेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। मीना परी का दिया हुआ जादुई मेकअप बॉक्स यूज करती है। मेकअप यूज करते ही वो बहुत खूबसूरत हो जाती है और इस तरह मीना एक इंटरव्यू के लिए जाती है। तभी रास्ते में मीना को एक लड़की आती हुई नजर आती है जो मीना से कहती है, हाय मीना। हेलो, कौन हो तुम? सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। मैं टीना हूँ मीना, तुम्हारी बचपन की दोस्त। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं हमेशा तुम्हारे टैलेंट को छुपाकर अपनी खूबसूरती को दिखाकर तुम्हारे सारे मौके छीन लिया करती थी और हमेशा तुमसे आगे रहना चाहती थी। अरे कोई बात नहीं टीना, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, परंतु तुम्हारी शक्ल को क्या हो गया? तुम तो बहुत खूबसूरत थी। हाँ मीना, मैं खूबसूरत दिखने के लिए बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट का यूज करती थी, इसलिए उन केमिकल प्रोडक्ट्स का साइड इफेक्ट हो गया है, इसलिए मेरे चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे हो गए। मीना दिल की बहुत साफ थी, इसलिए वो टीना को अपने घर पर ले जाती है और चाय नाश्ता कराती है। उसके बाद मीना अपने कमरे में टीना को ले जाती है और उस जादुई मेकअप बॉक्स को यूज करने को कहती है। टीना जैसे ही मेकअप बॉक्स यूज करती है, टीना भी दिखने में बहुत खूबसूरत हो जाती है। अब दोनों सहेलियाँ बहुत खूबसूरत दिखने लगती है और अब दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन MNC कंपनी में दोनों सहेलियों की जॉब लग जाती है और दोनों सहेलियां हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। जयपुर नामक एक गांव में नैना अपनी माँ और बाबा के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। नैना दिखने में बहुत ही खूबसूरत और अच्छी थी। नैना के लंबे सुनहरे बाल उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाते थे। उसकी माँ की तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो नैना को 5 वर्ष की कम उम्र में ही छोड़कर चली जाती है। नैना की देखभाल के लिए नैना के पिता मुकेश ने अंजलि नाम की एक महिला से दूसरी शादी कर ली। अंजलि की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम राधिका था। राधिका केवल कुछ महीने की ही थी। एक दिन मुकेश अपनी पत्नी से कहता है, देखो अंजलि, मैं तुमसे सिर्फ नैना की अच्छी परवरिश करने के लिए ही शादी की है, इसलिए मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरी बेटी नैना को भी अपनी बेटी जैसा ही प्यार करोगी। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं नैना को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार दूंगी। आखिर नैना अब मेरी भी बेटी है और उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं अपने सर पर लेती हूँ। मेरा ट्रांसफर मुंबई में कर दिया गया है। इतने बड़े शहर में सेटल होने में मुझे काफी वक्त लगेगा, इसलिए तब तक तुम गांव में ही रहो। मैं समय समय पर तुम्हें पैसे भेज दिया करूंगा, जिससे तुम नैना और राधिका की अच्छी तरह से परवरिश कर सको। और अगली ही सुबह मुकेश तैयार होकर मुंबई के लिए निकल जाता है। शुरू में तो अंजलि अपनी दोनों बेटियों को एक जैसा ही प्यार करती थी, परंतु कुछ सालों में ही अंजलि अपने असली रूप में आ जाती है और अब वो नैना से पूरा दिन घर का काम कराया करती थी। अरे ओ नैना की बच्ची, कहाँ मर गई? किचन में इतने सारे बर्तन पड़े हैं, वो कौन तेरी माँ धोएगी? माफ कीजिए माँ, मैं बाथरूम में कपड़े धो रही थी। माँ, मैं काम करके बहुत थक गई हूँ। मैं सब समझती हूँ तेरी चालाकी, तू केवल घर में ही लेटे लेटे खाना चाहती है ना? बस कोई काम करने को ना बोले तुझे। माँ, मैं तो अभी सिर्फ 6 वर्ष की ही हूँ और आप मुझसे इतना सारा काम करवाती हो।
बहुत ज्यादा जवान चलने लगी है तेरी। आज तुझे खाना ही नहीं मिलेगा, फिर देखती हूँ तो क्या करती है। ऐसे ही दिन प्रतिदिन अंजलि का अत्याचार नैना के ऊपर बहुत बढ़ जाता है। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं। नैना और राधिका बड़ी हो जाती है। अंजलि अपनी राधिका बेटी से बहुत प्यार करती थी और उसे तरह तरह के गिफ्ट लाकर देती थी। एक दिन राधिका अपने किसी सहेली की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी नैना नाश्ता लेकर राधिका के कमरे में आती है। नैना राधिका की इतनी सुंदर फ्रॉक और मेकअप किट देखकर बहुत खुश हो जाती है और नैना का दिल राधिका के फ्रॉक पर आ जाता है। अरे ओ नौकरानी, इतनी देर से मेरे कमरे में खड़ी होकर क्या देख रही है? तुझसे मेरे इतने सुंदर फ्रॉक देखे नहीं जा रहे हैं ना, जलनखोर कहीं की। रुक अभी, मैं माँ को बुलाकर तेरी खबर लगाती हूँ। नहीं नहीं राधिका, माँ को मत बुलाओ, मैं अभी बाहर चली जाती हूँ। इतना बोलकर नैना निराश होकर कमरे से बाहर चली जाती है। नैना अपने कमरे में जाकर बड़े उदास मन से अपनी माँ की तस्वीर से बातें करते हुए कहती है, माँ, मेरा भी इतना सुंदर सुंदर फ्रॉक पहनने का मन करता है। मैं भी राधिका की तरह कॉलेज में पढ़ना चाहती हूँ, दोस्तों के बर्थडे पार्टी पर जाना चाहती हूँ और माँ का प्यार पाना चाहती हूँ। परंतु सौतेली माँ तो पूरा दिन मुझ पर अत्याचार करती रहती है। पिताजी भी दूर शहर में काम करते हैं और आप भी इस दुनिया में नहीं रही। मैं बहुत परेशान हूँ माँ, मुझे भी अपने पास बुला लो ना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी नैना की माँ की तस्वीर में से नैना की माँ की आत्मा बाहर आती है और कहती है, मेरी प्यारी बेटी, मैं हूँ ना तुम्हारी माँ का प्यार देने के लिए। तुम बिल्कुल भी अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूँगी। बताओ मेरी बेटी, क्या चाहिए तुम्हें? माँ, मुझे भी राधिका की तरह अच्छे अच्छे फ्रॉक चाहिए। बस इतनी सी बात के लिए तुम अपना दिल छोटा कर रही हो। चलो, मैं तुम्हें फ्रॉक की दुनिया में ही ले चलती हूँ। क्या? फ्रॉक की दुनिया? सच में माँ, फ्रॉक की दुनिया भी होती है क्या? हाँ मेरी बेटी, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर नैना की माँ अपनी जादुई शक्तियों से नैना को फ्रॉक की जादुई दुनिया में ले जाती है। वाओ माँ, इतनी सारी सुंदर सुंदर और रंग बिरंगे फ्रॉक, ये हम कहाँ आ गए माँ? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। यहाँ सब कुछ कितना अद्भुत है। तभी उन फ्रॉकों में से आवाज आती है, आइए नैना जी, फ्रॉक की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए, मैं अच्छे अच्छे ब्रांडेड फ्रॉक देने में आपकी मदद करूंगी। फ्रॉक की दुनिया में उसे तरह तरह के फ्रॉक दिखाई देते हैं। कई फ्रॉक आपस में बातें कर रहे होते हैं और कई फ्रॉक आसमान में उड़ रहे होते हैं। तभी जादुई फ्रॉक नैना को फ्रॉक की दुनिया की रानी चुटकी के पास ले जाती है। आओ नैना, हमारे फ्रॉक की दुनिया में आपका स्वागत है। तुम्हें ये दुनिया कैसी लगी? तुम यहाँ से कोई भी एक जादुई फ्रॉक अपने साथ घर ले जा सकती हो। रानी माँ नैना को फ्रॉक की दुनिया का सबसे खूबसूरत फ्रॉक देती है। ये लो, तुम ये जादुई फ्रॉक से कुछ भी मांग सकती हो और ये तुम्हें तुम्हारे घर के काम करने में भी मदद करेगी। नैना रानी माँ का धन्यवाद कर फ्रॉक ले लेती है और अपनी माँ की जादुई शक्तियों से पृथ्वी लोक पर वापस आ जाती है। नैना अगली सुबह नहा धोकर जादुई फ्रॉक पहन लेती है। नैना जैसे ही वो फ्रॉक पहनती है, वो बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। नैना अपने आप को देखकर खुशी से नाचने लगती है। मैं ये जादुई फ्रॉक पहनने के बाद कितनी खूबसूरत दिख रही हूँ और अब मैं राधिका की तरह ये फ्रॉक पहनकर अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाऊंगी। बड़ा मजा आएगा। नैना जल्दी से तैयार होकर अपनी सहेली की पार्टी में चली जाती है। नैना और अंजलि भी बर्थडे पार्टी में आए हुए थे। वो नैना को देखकर नैना को पहचान नहीं पाते। बर्थडे पार्टी में सभी लोग नैना को ही देखे जा रहे थे। नैना बर्थडे पार्टी में खूब मस्ती करती है और अंत में घर वापस आ जाती है। नैना जैसे ही घर में आती है, अंजलि और राधिका उसका पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। नैना को अंदर आते देख अंजलि उससे पूछती है, अरे कौन है तू और तू बिना पूछे हमारे घर में कैसे चली आ रही है? माँ, मैं हूँ नैना, आपने देखा नहीं मुझे बर्थडे पार्टी में? देख लीजिए माँ, इस नौकरानी की इतनी हिम्मत हो गई कि आपसे बिना पूछकर बर्थडे पार्टी में चली गई। और ये फ्रॉक तो देखिए माँ, कहाँ से लाई इतना सुंदर फ्रॉक? माँ, जरूर इसने ये फ्रॉक चुराया होगा।
नहीं छोटी, ये फ्रॉक तो मेरी माँ की शादी का है। मैंने माँ की बक्से में से इसे निकाला है। अरे बस कर, हमें तेरी बकवास नहीं सुननी। चुपचाप अंदर जाकर घर के काम कर, समझी? नैना चुपचाप अंदर चली जाती है और घर के कामों में लग जाती है। लेकिन आज जादुई फ्रॉक की मदद से उसके घर के सभी काम अपने आप हो जाते हैं। नैना घर के सभी काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ राधिका अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे भी नैना वाला फ्रॉक चाहिए। नैना के पास मुझसे बहुत सुंदर फ्रॉक है। तू चिंता मत कर बेटी, मैं बाजार से इससे भी ज्यादा सुंदर फ्रॉक लाकर तुझे दूंगी। नहीं माँ, मुझे वही फ्रॉक चाहिए। अंजलि राधिका की जिद के आगे टिक ना सकी और नैना के कमरे में जाकर नैना से वो जादुई फ्रॉक छीन ली और लाकर अपनी बेटी को दे दी। राधिका जैसे ही वो जादुई फ्रॉक पहनकर बाहर आती है, राधिका दुनिया की सबसे काली लड़की में बदल जाती है, जिसे देखकर अंजलि बहुत घबरा जाती है और राधिका अपने आप को देखकर खूब रोने लगती है। अगले दिन जब राधिका स्कूल जाती है तो सभी बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और दूसरी तरफ नैना हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी जादुई चंद्रहार। माधुरी और प्रमोद की शादी को 4 साल बीत गए थे। माधुरी पूरी तरीके से अपने घर गृहस्थी में रम गई थी और प्रमोद प्राइवेट कंपनी में काम करता था। पिताजी रिटायर हो गए थे और जो पैसा मिला था उससे ही घर खरीद लिया और बाकी जो कुछ बचा था वो प्रमोद और माधुरी की शादी में खर्च हो गया था। प्रमोद की तनख्वाह से ही घर चलता था। माधुरी ने अपनी शादी की पहली रात को ही बड़ी मासूमियत से कहा था कि बचपन में उसने जब से गमन फिल्म देखी थी तब से उसकी एक चंद्रहार पहनने की इच्छा थी, पर अभी तक वो उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। प्रमोद अपनी लाई हुई सारी तनख्वाह माधुरी को ही दे देता था। हर महीने थोड़े बहुत माधुरी पैसे बचा कर रखती, लेकिन महीने का आखिरी समय आते आते वो पैसे भी खर्च हो जाया करते थे। अब माधुरी का जन्मदिन आने वाला था। प्रमोद उसको काम करते हुए देखकर मासूमियत से सोचता है, माधुरी, जब से मेरे घर में आई हो, जब से तुमने पूरे परिवार को अच्छे से बांध कर रखा है और सबका पूरा ध्यान रखती हो, सबको संभाल कर रखती हो। आज तक तुमने मुझसे एक भी फरमाइश नहीं की सिवाय एक चंद्रहार के। प्रमोद उस दिन जब शाम को कुछ सामान लेने बाहर गया तब उसने वहाँ देखा कि एक बूढ़ी औरत आर्टिफिशियल कंगन, चूड़ियाँ और हार बेच रही थी। प्रमोद ने उस बूढ़ी औरत की तरफ देखकर उससे पूछा, अम्मा, क्या आपके पास चंद्रहार मिल जाएगा? उस बूढ़ी औरत ने प्रमोद के तरफ एक गहरी नजर डाली और बोली, है तो। पर प्रमोद ने बूढ़ी औरत की पूरी बात सुने बिना ही वो चंद्रहार मांग लिया। अम्मा, तुम बस एक जोड़ी चंद्रहार दे दो। बुढ़िया ने अपने संदूक के सबसे नीचे से एक मखमली कलर का डब्बा निकाला और चंद्रहार निकाल कर दिखा दिया। वो चंद्रहार बहुत खूबसूरत था। दिखाने के बाद बुढ़िया ने कहा, बेटा, इसका दाम बहुत ज्यादा है। जो भी हो, आप बस दे दो। इतना बोलकर प्रमोद ने अपने मन में सोचा, इसका मूल्य सोने से अधिक थोड़ी ना होगा। वो पूरे 300 रुपए देकर उस चंद्रहार को ले आया। घर आकर प्रमोद ने वो डब्बा माधुरी के हाथों में थमा दिया। उस चंद्रहार को देखकर माधुरी का चेहरा खिल उठा और उसने बड़ी मासूमियत से बोला, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए जो आपने इतना महंगा मेरे लिए चंद्रहार खरीद लिया? अरे तुम पहन कर तो देखो। माधुरी ने तुरंत वो चंद्रहार पहन लिया और बोली, क्या आपको याद था कि मैंने आपसे चंद्रहार मांगा था? पत्नी की पहली और आखिरी ख्वाहिश कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि उस दिन के बाद से तुमने मुझसे कुछ और मांगा ही नहीं। अच्छा सुनो, कल मैं अपने मायके जाऊंगी। मेरी सहेली नीलम ने कहा था कि अगर शादी में तुम्हारा चंद्रहार नहीं आया तो बाद में कहाँ से आएगा, क्योंकि ससुराल वाले तो शादी के बाद कुछ नहीं देते, शादी में ही जो देते हैं वही बस अपना होता है। मुझे उसे ये चंद्रहार दिखाना है। ये सुनकर प्रमोद ने हंसते हुए कहा, ठीक है, चली जाना। दूसरे दिन माधुरी जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाकर अपने मायके चली गई और जब उसकी सहेलियों को पता चला कि माधुरी अपने ससुराल से आई है तो सब उससे मिलने के लिए चली आई। माधुरी उन्हें बिठाकर बोली,
मैं अभी आती हूँ। और वो अंदर गई और जाकर उसने अपनी जैसे ही अटैची खोली तो उसके आश्चर्य की सीमा ही ना रही, क्योंकि उसके अटैची में अब कम से कम 8 मखमली वैसे ही डिब्बे रखे थे, जिस डिब्बे में चंद्रहार था। और उसने एक एक करके सारे डिब्बे खोले और उसने देखा कि अब उन 8 के 8 डिब्बे में वैसा ही जड़ाऊ चंद्रहार है। वो बिना पलक झपकाए कुछ देर वहीं बैठी रही। तभी बाहर से उसकी सहेली नीलम ने उसे आवाज लगाई, अरे हमें यहाँ बिठाकर खुद कहाँ चली गई माधुरी। माधुरी ने फटाफट अपनी अटैची बंद की और अपना एक जड़ाऊ चंद्रहार लेकर अपनी सहेलियों को दिखाने पहुँच गई। सारी सहेलियों ने अपने हाथों में ले लेकर उसका चंद्रहार देखा और खूब प्रशंसा की। और शाम को माधुरी जब अपने ससुराल वापस आई, उसने प्रमोद को एक साथ सारे चंद्रहार दिखाए। प्रमोद तो खुद ही चकित रह गया, क्योंकि उसने तो एक ही, वो भी आर्टिफिशियल चंद्रहार खरीदा था, पर ये सारे तो शुद्ध सोने के जड़ाऊ चंद्रहार थे। दूसरे दिन प्रमोद ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली और बाजार जाकर उस बुढ़िया को ढूंढने लगा, पर कोई भी उस बुढ़िया के बारे में जानता ही नहीं था। फिर प्रमोद एक चंद्रहार लेकर सुनार के पास गया। जब वो हार सुनार को दिखाया तो सुनार बोला, यह हार तो बहुत कीमती है और यह आपने कहाँ से खरीदा? यह तो शुद्ध सोने का है। ये सुनकर प्रमोद घर पहुंचा और आते ही माधुरी से बोला, यह तो बहुत आश्चर्य की बात है माधुरी। चलो सारे चंद्रहार सुनार के पास बेचकर पैसे ले आते हैं और एक हार मैं अपने पास रख लेती हूँ। फिर उन्होंने सारे चंद्रहार बेच दिए, सिर्फ एक माधुरी ने अपने पहनने के लिए रख लिया। उनके पास बहुत सारे पैसे आ गए और फिर 3-4 दिन बाद माधुरी ने जब अपनी अटैची फिर से खोली तो वो आश्चर्य से चीख पड़ी, प्रमोद जल्दी इधर आइए, आकर देखिए। प्रमोद ने देखा कि इस बार माधुरी के अटैची में फिर से मखमली डब्बे में खूब सारे हार रखे हुए थे, जिसमें बहुत सारे चंद्रहार थे। अब प्रमोद को सब कुछ समझ आ गया था। शायद यह चंद्रहार कोई जादुई हार है। यह तो सुना ही होगा माधुरी, जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। वे लोग जितना चंद्रहार बेचते उतने ही चंद्रहार उनके अटैची में फिर से आ जाते। अब तो उनके पास काफी पैसा हो गया था। अब प्रमोद ने अपनी दुकान खोल ली और अपना व्यापार कर लिया। इस बात को बहुत साल बीत गया। माधुरी और प्रमोद के घर अब एक बेटे का जन्म हुआ। तभी उन लोगों ने घर के कुछ काम काज के लिए एक काम वाली भी रख ली थी। उस समय घर में बहुत लोगों का आना जाना था। इसी वजह से माधुरी ने अपने गले से चंद्रहार निकालकर अलमारी में रख दिया था। पद्मा उनकी नई नई काम वाली थी, तो वो उस घर में ताक लगाए बैठी रहती थी। उसने माधुरी के इधर उधर होते ही अलमारी में से माधुरी का चंद्रहार निकाल लिया, लेकिन कामवाली के घर से बाहर निकलने से पहले ही वो चंद्रहार का डब्बा उसके हाथ से छूटकर अपने आप गिर गया। और तभी आवाज सुनकर माधुरी आ गई। माधुरी को देखकर कामवाली घबरा गई। माधुरी ने उसे पकड़ लिया। तभी पद्मा बोली, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या इस डब्बे में करंट है? ये करंट मेरे हाथों में कैसे लगा? मैं वही सोचकर तो हैरान हूँ। माधुरी कुछ नहीं बोली, पर उसको भी इस बात का आश्चर्य हुआ। लेकिन सबसे पहले उसने उस पद्मा को घर से काम से निकाल दिया। प्रमोद ने माधुरी के साथ जाकर मंदिर के बाहर भंडारा करवाया, वृद्ध आश्रम खुलवाए, स्कूल खुलवाए, गरीब बच्चों के लिए काफी कुछ पुण्य के काम किए। उन दोनों से जितना हो सकता था उन दोनों ने गरीबों की उससे ज्यादा मदद की, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि गरीबी क्या होती है। चंद्रहार ने उन दोनों के जीवन में बहुत सारी खुशियां भर दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। शिवा अपनी पत्नी अंजलि और अपनी बेटी रूपा के साथ केशवपुर गांव में हंसी खुशी से रहता था। उसका छोटा सा परिवार आपस में बहुत ही प्रेम और एकजुट होकर रहते थे। शिवा की एक फैक्ट्री थी जो गांव से बाहर एक बड़े से शहर में थी।
शिवा की फैक्ट्री में बहुत सारे सुंदर सुंदर चमचमाते हुए अलग अलग प्रकार के लहंगे थे। शिवा की फैक्ट्री बहुत ही बड़ी थी, जिसमें हमेशा भीड़ लगी रहती थी। शिवा अपनी फैक्ट्री में कुछ लड़कों को काम पर रखता है। वो लड़के लोगों को लहंगे दिखाई करते थे। लहंगे पसंद करने के बाद फैक्ट्री के काउंटर पर बिल बनवाते थे। शिवा की पत्नी अंजलि बहुत ही समझदार और घरेलू महिला थी। वो अपने घर के सभी काम किया करती थी और उसके बाद अपने पति शिवा की फैक्ट्री में जाया करती थी। शिवा की बेटी रूपा स्कूल पढ़ने जाया करती है और बहन अभी केवल 12 वर्ष की थी। रूपा बहुत ही होशियार और चतुर लड़की थी। वो कभी किसी से हार नहीं मानती थी और हमेशा कक्षा में प्रथम आती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सुबह अंजलि घर के काम कर रही होती है। माय डियर वाइफ, आज आपने खाने में क्या बनाया है? जल्दी से नाश्ता लगा दो, मुझे अपने काम पर निकलना है। मुझे फैक्ट्री जाने के लिए देर हो रही है। अभी लाई जी, आप टेबल पर बैठिए, खाना तैयार है, मैं बस अभी लगा देती हूँ। अंजलि टेबल पर खाना लगा रही होती है। तभी उनकी बेटी रूपा भी खाने की टेबल के पास आ जाती है। माँ गुड मॉर्निंग, डैड गुड मॉर्निंग। माँ नाश्ते में क्या बना है आज? मुझे जल्दी से दे दो, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। अरे अरे, दोनों बाप बेटी घोड़े पर सवार रहते हो। जरा सी देर नहीं हुई कि यहाँ वहाँ भागने लगी। आराम से बैठो। आज मैंने खाने में सैंडविच बनाए हैं और तुम दोनों का लंच मैंने पैक कर दिया है। इस तरह तीनों लोग नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करने के बाद रूपा अपने स्कूल के लिए निकल जाती है और शिवा अपनी फैक्ट्री पर काम के लिए निकल जाता है और अंजलि घर के काम खत्म करके शिवा के फैक्ट्री में चली जाती है। दोपहर को रूपा जब स्कूल से आती है तो वो अपनी पढ़ाई करने लगती है और थोड़ी देर के लिए सो जाती है। शाम हो जाती है। शाम को जब अंजलि और रूपा दोनों फैक्ट्री से घर आ रहे होते हैं, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। सभी लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि शिवा की फैक्ट्री बहुत ही पॉपुलर थी, तो आसपास के लोग उनको पहचान लेते हैं और वो उन दोनों की डेड बॉडी लेकर उनके घर जाते हैं। जब पड़ोस के लोग रूपा के घर का दरवाजा खटखटाते हैं तो रूपा बाहर आती है। तभी उन लोगों में से एक महिला रूपा को सारी बातें बताती है कि कैसे उनके माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। ये सब सुनकर रूपा बहुत जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। पड़ोस के लोग रूपा को दिलासा देते हैं और उनके माता पिता का देह संस्कार कर देते हैं। रूपा कुछ दिनों तक अपने घर में उदास रहती है और बैठे बैठे अपने माता पिता को सोचती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन रूपा को अपने पिता की फैक्ट्री की याद आती है और वो ठान लेती है कि अब वो अपने पिता की फैक्ट्री को आगे बढ़ाएगी। अपने पिता के बिजनेस को अब वो संभालेगी। अगली सुबह नाश्ता करके रूपा अपने पिता की फैक्ट्री पर पहुंच जाती है और अपने पिता के लहंगे की फैक्ट्री पर लहंगे देखने लगती है। क्योंकि रूपा अभी बहुत छोटी थी, इसलिए रूपा को बिजनेस करना नहीं आता था, तो वो अपने पड़ोस के अंकल का सहारा लेती है। पड़ोस के अंकल, जिनका नाम ब्रिजेश था, वो रूपा की फैक्ट्री में काम करने लगते हैं और रूपा की फैक्ट्री के काम को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही कुछ साल निकल जाते हैं और रूपा अब बड़ी हो जाती है। वो अपने पिता का बिजनेस अब खुद संभाल सकती थी, तो वो अपने अंकल ब्रिजेश से कहती है, अंकल आपने मेरी बुरे समय में बहुत सहायता की। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती और अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पिता का बिजनेस अब खुद संभाल लूँ। तो अब आप अपने लिए कोई अलग काम ढूंढ सकते हैं। बेटी, यह तुम क्या कर रही हो? शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिता शिवा और मैं एक ही फैक्ट्री के मालिक हैं। हम दोनों ने पार्टनरशिप में यह बिजनेस स्टार्ट किया था और अब तुम अलग होने को कह रही हो। अंकल आप ये क्या कह रहे हो? मेरे पिताजी ने तो मुझे ये बात कभी नहीं बताई। जरूर आप मुझसे झूठ कह रहे हैं ताकि आप हमारी फैक्ट्री का हिस्सेदार बन सके। मैं ये सब नहीं मानती। रूपा, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मैं कानूनी तौर पर इस फैक्ट्री का हिस्सेदारी हूँ। अगर तूने मुझे यह नहीं दिया तो मैं तेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई कराऊंगा और तेरी पूरी फैक्ट्री को अपने नाम करा लूंगा। अंकल
आपको जो करना है आप करिए। अगर आपके पास इस फैक्ट्री का हिस्सेदार होने का कोई सबूत है तो आप मुझे लाकर दिखाइए। ब्रिजेश एक बहुत ही तेज और चालाक आदमी था। वो नकली पेपर बनवाकर रूपा को दिखाता है, परंतु रूपा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। वो उन पेपर को देखकर समझ जाती है कि ये नकली पेपर्स हैं और वो फोन लगाकर पुलिस को अपनी फैक्ट्री में बुला लेती है। रूपा सारी बातें थानेदार को बताती है। लाओ फैक्ट्री के पेपर मुझे दिखाओ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्रिजेश डर चुका था और वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी थानेदार उसको पकड़ लेता है और उसके ऊपर पूरे 50,000 रुपए का जुर्माना लगाता है। ब्रिजेश इन सब का बदला रूपा से लेना चाहता था और वो ठान लेता है कि अब वो रूपा से बदला लेकर रहेगा। एक दिन रूपा अपनी फैक्ट्री में ताला लगाकर अपने घर चली जाती है। तभी ब्रिजेश मौका देखते ही उसके लहंगे की फैक्ट्री में आग लगा देता है और वहां से दबे पैर निकल जाता है। फिर अगली सुबह जब रूपा आकर देखती है तो उसकी फैक्ट्री बिल्कुल जलकर राख हो चुकी थी और वहां चारों तरफ आग लगी थी। रूपा अपने फैक्ट्री की ये हालत देख बहुत रोती है और अपने घर चली जाती है। रूपा अपने घर बहुत उदास रहने लगती है और वो खाना भी नहीं खाती, जिसके कारण उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और वो बीमार हो जाती है। एक दिन रूपा सोचती है कि इतनी बेकार जिंदगी से अच्छा वो अपनी जान दे दे और वो अपनी खिड़की से कूदने की कोशिश करती है। तभी एक परी आकर उसको रोक लेती है। अरे तुम तो बहुत समझदार लड़की हो, फिर भी तुम ये कायर वाले काम क्यों कर रही हो? मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी जान दे दो। आपको तो सब पता है, तो आप ही बताइए, मैं अपने माता पिता के बिना अकेले इस दुनिया में किसके सहारे रहूं? रूपा, तुम बहुत ही नेक दिल लड़की हो और तुम हमेशा दूसरे की सहायता करती हो, इसलिए मुझे यहाँ रानी परी ने तुम्हारी सहायता करने के लिए भेजा है। परी जी, आप मेरी क्या सहायता कर सकते हैं? क्या आप मुझे मेरी फैक्ट्री वापस दिला सकते हैं? रूपा, मैं तुम्हें तुम्हारी फैक्ट्री तो नहीं दिला सकती, परंतु मेरे पास तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा कुछ है। ये लो, ये परीलोक का जादुई विशाल लहंगा है। ये लहंगा कोई आम लहंगा नहीं है, ये लहंगा तुम्हारी बहुत सहायता करेगा। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ, मुझे परीलोक जाने के लिए देर हो रही है। फिर रूपा वो जादुई लहंगा देखने लगती है। वो लहंगा बहुत ही बड़ा था और बहुत चमकदार था। रूपा जब उस लहंगे के घर के अंदर जाती है तो वो बहुत हैरान रह जाती है। रूपा उस जादुई विशाल लहंगे में देखती है कि उसमें कई तरह तरह के लहंगे हैं। रूपा ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी उस घर से आवाज आती है, रूपा बेटा, तुम्हारा इस लहंगे के घर में स्वागत है। ये लहंगे का घर तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा और तुम्हें खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन, पहनने के लिए अच्छे अच्छे लहंगे और तुम्हारी सभी जरूरतों का सामान तुम्हें देगा। रूपा ये सब देखकर बहुत खुश होती है और वो उस लहंगे के घर में रहने लगती है और उस लहंगे के घर के लहंगे को बेचने लगती है, जिससे रूपा बहुत सारे पैसे कमाती है और बहुत अमीर हो जाती है और वह उस जादुई लहंगे के घर में हंसी खुशी से रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। मीरा अपनी माँ कुसुम और अपने पिता रामू के साथ रहती थी। मीरा के माता पिता का पूर्वजों का दिया हुआ बगीचा था, जिसमें रामू और कुसुम मिलकर अलग अलग तरह की सब्जियां उगाया करते थे और बाजार जाकर बेचा करते थे। आलू ले लो, टमाटर ले लो, भिंडी ले लो। आलू 15 रुपए किलो, टमाटर 20 रुपए किलो। उनकी ताजी सब्जियों की बहुत अच्छी डिमांड थी, इसलिए कुछ ही घंटों में उनकी सारी सब्जियां बिक जाया करती थी और वो दोनों घर वापस आ जाया करते थे। मीरा एक 6 वर्ष की लड़की थी जो घर पर रहकर अपने माता पिता का इंतजार कर रही होती है। मीरा बीमार रहती थी, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा समय आराम ही करती थी। माँ, पिताजी, मैं आप दोनों का ही इंतजार कर रही थी। आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाए हो क्या? नहीं मेरी प्यारी बिटिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाना भूल ही गया, मुझे माफ कर दो बेटी। मेरी लाडली बेटी, देख, हम तेरे लिए कुछ चाट पकौड़ी तो नहीं लाए, परंतु हम तेरे लिए ये फल लेकर आए हैं।
मीरा को तली हुई चीजें बहुत पसंद थी, परंतु वो बीमार होने की वजह से उसे तली हुई चीजें खाना मना था। मीरा को कैंसर की बीमारी थी। इसी वजह से मीरा के माता पिता इतनी मेहनत करते थे और रोज की कमाई में से वो मीरा के इलाज के लिए पैसे अलग रखा करते थे। तभी एक दिन, आपको क्या लगता है कि हम कब तक मीरा के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा कर पाएंगे? पता नहीं, हम कोशिश करते रहेंगे। मीरा कुसुम और रामू की जान थी। वे दोनों मिलकर किसी भी हालत में मीरा को ठीक करना चाहते थे। वो दोनों सुबह 5 बजे उठकर खेतों में खेती किया करते और खेतों का सारा काम निपटाकर सब्जियां बेचने के लिए निकल जाया करते और बाजार में घंटों कड़ी धूप में खड़े होकर सब्जियां बेचा करते थे। एक दिन रामू और कुसुम खेतों में काम कर रहे थे। क्या तुम आज अकेले बाजार चली जाओगी? चली तो मैं जाऊंगी, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? गर्मी आने वाली है और गर्मियों में नींबू की खूब मांग होती है, इसलिए मैंने नींबू के पौधे खरीदे हैं। वैसे भी बाजार में नींबू के दाम बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, चले जाइए। वैसे भी हमें मीरा के इलाज के लिए हॉस्पिटल में पैसे जमा कराने हैं। कुसुम सारी सब्जियां लेकर बाजार के लिए निकल गई। रामू नींबू के पौधे खरीदने के लिए निकल पड़ा। रामू चलते चलते पेड़ों के नर्सरी पहुंच जाता है। जी कहिए, आपको कौन सा पौधा लेना है? मुझे नींबू का पौधा चाहिए। भैया, नींबू का तो एक भी पौधा नहीं है, सभी पौधे बिक गए हैं। अच्छा ठीक है। रामू दूसरी नर्सरी में जाता है। नींबू के पौधे हैं क्या? नहीं भाई साहब, सभी नींबू के पौधे खत्म हो गए हैं। अच्छा ठीक है। रामू कई सारी नर्सरी में जाता है, परंतु उसे कहीं भी नींबू के पौधे नहीं मिलते हैं। अब मैं क्या करूं? सोचा था नींबू के पौधे से नींबू उगाकर नींबू बेचूंगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन मुझे तो एक भी नींबू का पौधा नहीं मिला। रामू अपनी सोच में चल रहा था। तभी उसका ध्यान एक नदी के किनारे एक पेड़ पर पड़ता है। उस नदी के किनारे एक बहुत सुंदर बगीचा था, परंतु पूरे बगीचे की हालत बहुत खराब थी और एक बूढ़ा आदमी उस बगीचे की साफ सफाई करने की कोशिश कर रहा था। रामू उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ बाबा, आपका बगीचा इतना बड़ा है, आपके बगीचे का ये हाल कैसे हुआ? क्या बताऊं, मेरे पास बड़ा बगीचा तो है, परंतु इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अब मेरी उम्र हो गई है और मुझसे यह सब संभाला नहीं जाता। कोई बात नहीं बाबा, मैं तुम्हारे इस बगीचे को साफ करने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। रामू बगीचे की सफाई करने में लग जाता है। पहले तो रामू जंगल के खराब छोटे मोटे पौधे काट देता है और सभी पौधों की अच्छे से सफाई करता है और उनमें पानी डालता है। वाह, अब लग रहा है यह बगीचा बिल्कुल चकाचक। आपके हाथ में तो जादू है। बाबा, आखिर मैं भी एक इंसान ही हूँ, मेरा भी एक सब्जियों का बगीचा है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। अरे रुक। बूढ़ा आदमी अपने घर में जाता है और एक पोटली रामू को लाकर देता है। ये क्या है बाबा? यह नींबू के बीज है। तुम्हें नींबू उगाने हैं ना, जा इसे ले जा और अपने बगीचे में उगा ले। आपको कैसे पता बाबा कि मुझे नींबू उगाने हैं? मुझे सब मालूम है, मैंने धूप में अपने बाल सफेद नहीं किए हैं। हा हा हा। रामू वो पोटली ले लेता है और अपने घर की ओर चलने लगता है। जैसे ही रामू घर पहुंचा तो कुसुम पहले ही घर पहुंच चुकी थी। बड़ी देर लग गई आपको, और नींबू के पौधे कहाँ हैं? कुसुम, मुझे किसी भी नर्सरी में नींबू के पौधे नहीं मिले, तो मुझे नदी के किनारे एक घर दिखा जिसके बाहर एक बहुत बड़ा बगीचा था। एक बूढ़ा आदमी अकेले उस बगीचे की देखभाल कर रहा था, तो मैंने उसकी मदद कर दी और उसी में मुझे घर आने में देरी हो गई और उसी आदमी ने मुझे ये नींबू के बीज दिए। पता नहीं उसे कैसे पता चला कि मुझे नींबू ही चाहिए। खैर छोड़िए, हमें नींबू के बीजों को बो देते हैं। इस बरस नहीं तो अगले बरस में नींबू आ ही जाएंगे। हाँ। अगली ही सुबह रामू ने अपने बगीचे में कुछ गड्ढे किए और उसमें नींबू के बीज डाल दिए और गड्ढों में वापस मिट्टी भर दी। कुसुम, जरा इनमें भी पानी डाल दो। हाँ आई। कुसुम ने जैसे ही वहाँ पानी डाला तो उन बीजों से तुरंत पौधे उगने लगे। ये देखकर दोनों हैरान रह गए और तुरंत ही पौधे पर नींबू भी लटकने लगे। लेकिन ये नींबू अलग थे। नींबू तो कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे। अरे, इतने चमकदार नींबू! रामू ने एक नींबू तोड़ा और वो हैरान रह गया।
वो नींबू सोने का था। कुसुम, यह तो सोने का नींबू है। वाह, सोने का नींबू। सारे पौधों पर सोने के नींबू लगे हुए थे। रामू के तो भाग्य खुल गए। रामू ने सारे नींबू तोड़कर सुनार को बेच दिए। उन्हें बेचकर रामू को ढेर सारे पैसे मिल गए। उन पैसों से रामू ने अपनी बेटी मीरा का इलाज कराया। मुबारक हो, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और आपकी बेटी सभी बच्चों की तरह नॉर्मल है और सभी बच्चों की तरह खेल कूद भी सकती है। ये सुनकर रामू और कुसुम की आंखों में आंसू आ गए और अब रामू उन नींबू को बेचकर बड़ा बगीचा खरीद लिया और बड़ा घर भी। अब उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। कुसुम, हमें चलकर उस बूढ़े बाबा का धन्यवाद करना चाहिए। रामू और कुसुम दोनों मिलकर जंगल की ओर बूढ़े बाबा का धन्यवाद देने जाते हैं। वो दोनों वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई घर ही नहीं है। फिर दोनों मिलकर भगवान को धन्यवाद देते हैं और हंसी खुशी से रहने लगते हैं। एक गांव में 2 सहेलियां रहती थी, पायल और पिंकी। उन दोनों का रोज का काम था कि वो अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए जंगल से लकड़ियां काटने जाया करती थी और वो कभी कभी खरगोश भी पकड़ लिया करती थी, क्योंकि शहर में उनकी काफी मांग हुआ करती थी। उन्हें बेचकर उनके घर का कुछ खर्च चल जाया करता था। एक दिन दोनों काम करके थककर जंगल के बीच बैठकर बातें कर रही थी। यार पिंकी, आज तो हमें एक भी खरगोश नहीं मिला। हाँ, सही कह रही हो तुम पायल, पर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब जंगल में पेड़ और हरियाली दोनों ही कम हो रहे हैं, तो जानवर ही कहाँ बचेंगे। तो चलो फिर आज लकड़ी ही लेकर जानी पड़ेगी बस। लेकिन इस सूखी लकड़ियों से कब तक हम लोग काम चलाएंगे यार। अरे तू चिंता मत कर, भगवान हमारी एक न एक दिन सुन ही लेगा। ऐसा कहकर दोनों लकड़ियां लेकर अपने घर की ओर चली जाती हैं। फिर दूसरे दिन पायल कहती है, आज तो खरगोश ढूंढ लेंगे, क्या पता हमें खरगोश मिल ही जाए। हाँ, जब तक हम लकड़ियां काट ही लेते हैं, क्या पता आज भी खरगोश फंसे या ना फंसे, कोई भरोसा थोड़ी ना है। इतने में ही एक खरगोश आकर उनके जाल में फंस जाता है, परंतु उन दोनों का ध्यान उस जाल पर ना पड़ने के कारण धीरे धीरे खरगोश जाल की तारें काट देता है। अरे देख तो जरा, खरगोश फंसा है क्या? हाँ हाँ, खरगोश फंसा है, तुम जल्दी आओ। जैसे ही वो दोनों उस खरगोश को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, खरगोश उस जाल को लेकर ही भागने लगता है और एक पुराने से गड्ढे में गिर जाता है। अरे यार, हम तो लकड़ी काटते रह गए और ये तो हमारे जाल काट कर ही भाग गया। पता नहीं कहाँ भाग गया होगा, कहाँ ढूंढेंगे अब हम इसको तो हमें किसी भी हाल में पकड़ना ही होगा। चलो उस गड्ढे में चलकर देखते हैं। उस गड्ढे को देखकर वो दोनों अंदाजा लगाते हैं, अरे ये गड्ढा तो बहुत पुराना लगता है। फिर वो दोनों उस कुएं के आजू बाजू की घास हटाकर देखती हैं, तो उन्हें दिखता है कि वो खरगोश कुएं के अंदर नहीं गिरा होता, बल्कि कुएं में उभरा एक छोटा सा पेड़ उस पर जाकर अटक जाता है, जिस वजह से खरगोश पानी में गिरने से बच जाता है। तू गांव में जाकर घर से एक रस्सी और बाल्टी ले आ, फिर हम इस खरगोश को निकाल लेंगे। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कहकर पायल जल्दी से भागकर रस्सी और बाल्टी लेकर आती है। फिर वो दोनों उस खरगोश को बाल्टी में बाहर निकाल लेते हैं। तभी पायल पिंकी से बोलती है, अरे इस खरगोश को निकालते निकालते तो हम थक गए हैं, चलो थोड़ा सा पानी निकाल लेते हैं इस कुएं से। ठीक है, मैं अभी निकालती हूँ। इतना कहकर पिंकी जब एक बाल्टी में पानी कुएं से बाहर निकालती है, तो वो देखकर बोलती है, अरे इसमें तो कचरा है, ये पानी तो गंदा है, पायल इसे पी नहीं सकते हम। ऐसा कहकर पिंकी 3-4 बाल्टी पानी निकालती है, लेकिन पानी साफ नहीं निकलता। लेकिन उसमें से एक परी बाहर निकलती है और वो कहती है, अरे डरो नहीं, मैं तो तुम दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बरसों से बंद पड़ा उस कुएं को कभी किसी ने नहीं छुआ, ना कभी किसी ने पानी निकाला, ना कभी किसी ने सफाई की, लेकिन तुमने आज इसमें से अपने पीने के लिए पानी निकाला और पानी साफ नहीं आया। ये देखकर मुझे बाहर आना पड़ा और इस कुएं में से तुमने पानी निकालकर इसे फिर से याद दिलाया कि दूसरों की प्यास बुझाने के लिए है। इस कुएं को तुमने एक नया जीवन दे दिया। मैं तो इस कुएं में बरसों से बंद थी,
अच्छा चलो, तुम मुझसे कुछ मांगो, मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ। हमें कुछ नहीं चाहिए परी जी, हम तो यहाँ लकड़ी काटने और खरगोश पकड़ते हैं। हमें तो बस पानी पीने के लिए पानी चाहिए था और फिर हम अपने घर चले जाते। पायल के इतना कहते ही परी बोलती है, तथास्तु। परी के इतना बोलते ही दोनों को जी भर के पानी पीने के लिए मिल जाता है और वो दोनों पानी पीते हैं। फिर परी कहती है, और तुम्हें क्या चाहिए? मैं इस गरीबी से बहुत तंग आ गई हूँ। मुझे बहुत सारा सोना चाहिए जिसे मैं बेचकर जब चाहे तब अपने हिसाब से पैसे कमा सकूं। तथास्तु। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। तुम जितना चाहो इस कुएं से उतना सोना निकाल पाओगी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इस बात के बारे में अगर तुम दोनों के अलावा किसी और को पता चला तो ये कुआं तुम्हें सोना देना बंद कर देगा। ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे। इसके बाद परी वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे दिन पिंकी पायल से बोलती है, चल हम जंगल चलते हैं और वहाँ से हम बहुत सारा सोना लाएंगे। ठीक है चल, तू सोना मांग लेना और मैं कुएं से पानी मांग लिया करूँगी। अरे पागल, पानी भी कोई मांगने की चीज है? सोना तो पानी से बहुत कीमती है। चलो बहुत अच्छा हो गया, मैंने तो कोई ऐसा सोना मांग लिया, वरना हम अपनी बाकी जिंदगी भी ऐसे ही गरीबियों में ही गुजारते, समझी। कुछ दिनों तक लगातार वो दोनों कुएं से सोना निकालते रहे और उसे बेचकर अच्छे से जीवन यापन करने लगते हैं। परंतु कुछ दिन बाद पिंकी को अपने पैसों का घमंड आने लगता है। अरे मैं पायल को क्यों ले जाऊं? अकेली ही जाऊंगी आज मैं कुएं पर और अकेले ही जाकर सारा सोना निकाल कर बेचूंगी और अकेले ही पैसा कमाऊंगी। एक दिन ऐसे ही पिंकी अकेले जंगल गई और रस्सी के द्वारा कुएं में उतर गई। परंतु ऊपर चढ़ने के लिए पिंकी ने जैसे ही वापस रस्सी को पकड़ी, रस्सी टूट गई और फिर इस तरीके से वो कुएं में ही अटक जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। अरे अरे कोई मुझे बचाओ, कोई है? कोई तो मुझे बाहर निकालो, अरे कोई मुझे बचाओ, अरे मैं यहाँ पानी में अटक गई हूँ, क्या कोई बाहर है? कोई है क्या? मुझे बचा लो। ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है पर वहाँ पर कोई नहीं आता। पानी की सतह पर पिंकी ऐसे ही फड़फड़ाती रहती है। फिर शाम होते ही पिंकी की माँ पायल घर जाती है। अरे पायल बेटा, पिंकी सुबह से घर नहीं आई है, शाम हो गई है, क्या तुमने उसे कहीं देखा या तुम्हें कुछ पता है कि वो कहाँ होगी? नहीं आंटी जी, वो तो आज सुबह से मुझसे मिली ही नहीं। अच्छा बेटा, मैंने तो पूरे गांव में पता किया पर पिंकी कहीं नहीं है, क्या तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में? हाँ आंटी, शायद वो जंगल में हो सकती है, परंतु अभी तो बहुत रात हो गई, कल सुबह जाकर देखते हैं। अरे नहीं बेटा, अभी भी तो हम चल सकते हैं ना, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। पिंकी को ढूंढने के लिए पिंकी की माँ पायल और गांव के कुछ लोग कुएं के पास आते हैं। उन सबको पिंकी कुएं में फंसी हुई मिलती है और पिंकी के पास इतना सारा सोना देखने के बाद सभी गांव वाले उसे निकालने के बदले थोड़ा थोड़ा सोना मांग लेते हैं और फिर पिंकी को बाहर निकालते हैं। ठीक है, मैं अपने पास का सारा सोना आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दे दूंगी, परंतु अभी मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पिंकी के बाहर निकलते ही पायल पिंकी से बोलती है, सोने के कुएं का राज अब तो सबको पता चल गया है। परी के कहे अनुसार अब ये कुआं तुमको कभी भी सोना नहीं देगा। तुम्हारे अत्यधिक लालच के कारण तुम इस कुएं में गिर गई और अब ये सोने का कुआं हमेशा के लिए पानी के कुएं में बदल गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अत्यधिक लालच के कारण कभी कभी हम अपना बहुत नुकसान कर बैठते हैं, इसलिए हमें लालच नहीं करनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। कुएं का जादुई सोने चांदी का लहंगा। कुछ समय पहले की बात है जब एक रोशनी नाम की लड़की अपनी माँ रेखा और अपने पिता दिवाकर के साथ राजा गार्डन में रहती थी। रोशनी के पिता दिवाकर शहर की एक बहुत बड़ी लहंगे की कंपनी के मैनेजर थे, जो कंपनी का पूरा काम संभालते थे। रोशनी की माँ रेखा बहुत ही समझदार और नेक दिल औरत थी।
जो घर में रहकर कपड़ों पर कढ़ाई किया करती थी। रेखा को कढ़ाई बुनाई का बहुत शौक था और वो बहुत ही अच्छी कढ़ाई किया करती थी। उसकी कढ़ाई का काम बहुत ही फेमस था। रोशनी एक 8 वर्ष की लड़की थी जो अपने ही शहर में एक स्कूल में पढ़ती थी। रोशनी पढ़ने में बहुत ही होशियार थी। रोशनी के माता पिता ने रोशनी को बहुत ही नाजों से पाला था। दोनों ने मिलकर रोशनी को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए थे। एक दिन रोशनी और रोशनी की सहेली रितिका घर के बाहर खड़े होकर बातें कर रही होती है। बहुत समय हो गया है, हम दोनों कहीं भी घूमने नहीं गए हैं, क्यों ना हम कहीं घूमने चले। सही कह रही हो रितिका, चलो हम कहीं चलते हैं, लेकिन हम दोनों कहीं ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, नहीं तो घर आने में वक्त लग जाएगा। इतना कहकर दोनों सहेलियां जंगल की ओर घूमने चली जाती है। चलते चलते दोनों को बहुत देर हो जाती है और वो दोनों जंगल का खूबसूरत नजारा देखती है। जंगल दिखने में बहुत ही खूबसूरत था, जहाँ पर ढेर सारे हरे भरे पेड़, लाल गुलाबी फूल खिले हुए थे, जिन्हें देखकर दोनों सहेलियों की आंखें चमचमा रही थी। जंगल में फूलों के ऊपर तितलियां चारों तरफ मंडरा रही थी। रोशनी और रितिका दोनों सहेलियां मिलकर तितलियों को पकड़ने की कोशिश करती है, परंतु वो दोनों के हाथ एक भी तितली नहीं लगती और दोनों आपस में टकराकर गिर जाती हैं। ये देख दोनों सहेलियां जोर जोर से हंसती है। तभी अचानक से रोशनी को याद आता है कि बहुत देर हो गई है और रात होने वाली है, अब दोनों को घर जाना चाहिए। रितिका, हम दोनों को इस जंगल में घूमते घूमते बहुत देर हो गई है और अब आधी रात होने को है, हम दोनों को जल्द से जल्द निकलना चाहिए। अरे यार रोशनी, कितना खूबसूरत जंगल है, मुझे यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा, क्यों ना यार कुछ देर और ठहर जाए। ठीक है, चलो और आगे चलकर घूमते हैं। दोनों सहेलियां जंगल में और आगे चली जाती है। रितिका आगे आगे चल रही होती है कि तभी उसको सुंदर सा परी महल दिखाई देता है। तभी रितिका पीछे देखती है, उसे रोशनी कहीं नहीं दिख रही होती। वो सोचती है कि आखिर रोशनी कहाँ चली गई। महल को देखकर रितिका बहुत खुश होती है। वो सोचती है कि क्यों ना वो महल पहले देख ले और बाद में रोशनी को भी वो महल दिखा दे। रितिका महल की ओर आगे बढ़ रही होती है कि तभी रितिका को एक डरावनी सी परी दिखाई देती है। अरे, मैंने तो आज तक सिर्फ सुंदर सुंदर परियों के बारे में ही सुना है और ये डरावनी सी परी मैं आज पहली बार देख रही हूँ। रितिका, तुम मेरे चंगुल में फंस चुकी हो। जिस महल को तुम देख रही हो वो कोई महल नहीं बल्कि मेरा खंडर इलाका है। और देखते ही देखते सुंदर सा महल एक डरावना सा खंडर से महल में बदल जाता है, जो दिखने में बहुत ही डरावना होता है और जहाँ से बहुत डरावनी सी आवाजें आती हैं। वो परी रितिका को कैद कर लेती है और उसे बांध कर रख देती है। हा, मुझे तुम्हारी ही जैसी शिकार का इंतजार था। मुझे तुम्हें कैद करने से एक ही फायदा है, वो ये है कि तुम्हें यहाँ पर रानी परी जरूर बचाने आएगी और इसके बदले मैं उनसे उनकी जादुई छड़ी मांग लूंगी और मेरा इतने सालों का मकसद पूरा हो जाएगा। मुझे छोड़ दो, मैंने क्या कर दिया? मैंने किसी का क्या ही बिगाड़ा है? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बाहर जाना है। बाहर मेरी सहेली रोशनी मेरे इंतजार कर रही होगी। इतना कहते हुए दीपिका बहुत रोने लगती है, परंतु वो बुरी परी उसकी बातों में नहीं आती। ये सारी खबर परीलोक में रानी परी को हो चुकी थी। रानी परी किसी भी तरह से रितिका की मदद करना चाहती थी। तभी रानी परी को उसी जंगल में रोशनी रितिका को ढूंढती हुई नजर आती है। रानी परी अपने जादू से रोशनी के सामने प्रकट हो जाती है और रोशनी से कहती है, रोशनी, मुझे पता है तुम जंगल में अपनी सहेली रितिका को ढूंढ रही हो। हाँ, परंतु ये सब आपको कैसे पता है? रोशनी, मैं दुनिया की रानी परी हूँ, मुझे सबकी खबर रहती है। तुम्हारी सहेली को भयंकर परी ने पकड़ लिया है और उसका मकसद ये है
कि वो चाहती है कि पूरी दुनिया पर राज करे, और मैं जानती हूँ कि अगर भयंकर परी के पास सभी जादुई शक्तियाँ आ गई तो वो इस दुनिया का तहस नहस कर देगी। भयंकर परी को खत्म करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है, इस जंगल के बीचों बीच एक 500 साल पुराना कुआं है, जिस कुएं से तुम्हें जादुई सोने और चांदी का लहंगा मिलेगा। वो लहंगा पहनकर तुम उस भयंकर परी को खत्म कर सकती हो। रोशनी रानी परी की सभी बातें समझ जाती है और रानी परी के बताए अनुसार जंगल के बीचों बीच जादुई कुएं के पास पहुंच जाती है। फिर रोशनी उस कुएं को पूरी कहानी बताती है। रोशनी, मुझे भी तुम्हारा ही इंतजार था। मैं बहुत सालों से इस जंगल में रह रही हूँ और अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मेरे पास जादुई सोने और चांदी का लहंगा है और तुम मेरे पास बिल्कुल सही समय पर आई हो। मेरा लहंगा अब बहुत ही शक्तिशाली हो चुका है। रानी परी ने मुझे सारी कहानी बता दी है। ये लो, ये मेरे कुएं का सबसे शक्तिशाली और जादुई सोने चांदी के 2 लहंगे हैं। ये पहला सोने का लहंगा तुम्हें भयंकर परी से लड़ने में सहायता करेगा और ये लहंगा भयंकर परी का विनाश कर देगा। और ये दूसरा चांदी का लहंगा तुम्हारी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करेगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। रोशनी कुएं की बातें सुनकर वो जादुई सोने और चांदी का लहंगा लेकर अपनी सहेली रितिका की सहायता करने के लिए चली जाती है। रोशनी सोने का लहंगा पहनकर अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली बन चुकी थी। सोने का लहंगा पहनते ही रोशनी के पंख लग जाते हैं और वो उड़ने लग जाती है। रोशनी उड़ते उड़ते भयंकर परी के खंडर में पहुंच जाती है। रोशनी भयंकर परी के सामने जाती है। रोशनी का सोने का लहंगा इतना चमकदार होता है कि उसकी चमक से भयंकर परी की आंखें नहीं खुलती, जिस वजह से वो रोशनी का सामना नहीं कर पाती है। जैसे ही भयंकर परी रोशनी का वो सोने का लहंगा देखती है, भयंकर परी में आग लग जाती है और वहीं पर उसका विनाश हो जाता है। रोशनी अपनी सहेली रितिका को बचा लेती है। दोनों सहेलियां आपस में गले मिलती है। रितिका रोशनी को भयंकर परी की सभी बातें बताती है और रोशनी भी पूरी कहानी रितिका को बताती है। थोड़ी देर में रानी परी वहां पर प्रकट हो जाती है। रोशनी और रितिका, तुम दोनों बहुत ही ईमानदार और नेक लड़की हो। आज तुम दोनों ने मिलकर भयंकर परी का विनाश करने में हमारी सहायता की है। इससे खुश होकर मैं तुम दोनों को ये सोने और चांदी का लहंगा देना चाहती हूँ। ये सोने और चांदी का लहंगा एक जादुई लहंगा है जो पूरे जीवन में तुम दोनों की हर तरह से सहायता करेगा। तुम दोनों इस लहंगे से कुछ भी मांग सकती हो। ये लहंगा तुम्हें खाने के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना, पहनने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े और मेकअप का सामान भी देगा। और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम इसे मांग सकती हो। इतना कहकर रानी परी रितिका और रोशनी को उनके घर अपने जादू से पहुंचा देती है। अब दोनों सहेलियां अपने सोने और चांदी के लहंगे से कुछ भी मांग लेती है और अपने जीवन में उस लहंगे के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। विशाल जादुई शादी का लहंगा। शिवा अपनी पत्नी अंजलि और अपनी बेटी रूपा के साथ केशवपुर गांव में हंसी खुशी से रहता था। उसका छोटा सा परिवार आपस में बहुत ही प्रेम और एकजुट होकर रहते थे। शिवा की एक फैक्ट्री थी जो गांव से बाहर एक बड़े से शहर में थी। शिवा की फैक्ट्री में बहुत सारे सुंदर सुंदर चमचमाते हुए अलग अलग प्रकार के लहंगे थे। शिवा की फैक्ट्री बहुत ही बड़ी थी जिसमें हमेशा भीड़ लगी रहती थी। शिवा अपनी फैक्ट्री में कुछ लड़कों को काम पर रखता है। वो लड़के लोगों को लहंगे दिखाई करते थे। लहंगे पसंद करने के बाद फैक्ट्री के काउंटर पर बिल बनवाते थे। शिवा की पत्नी अंजलि बहुत ही समझदार और घरेलू महिला थी। वो अपने घर के सभी काम किया करती थी और उसके बाद अपने पति शिवा की फैक्ट्री में जाया करती थी। शिवा की बेटी रूपा स्कूल पढ़ने जाया करती है और बहन अभी केवल 12 वर्ष की थी। रूपा बहुत ही होशियार और चतुर लड़की थी। वो कभी किसी से हार नहीं मानती थी और हमेशा कक्षा में प्रथम आती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे।
एक दिन सुबह अंजलि घर के काम कर रही होती है। माय डियर वाइफ, आज आपने खाने में क्या बनाया है? जल्दी से नाश्ता लगा दो, मुझे अपने काम पर निकलना है। मुझे फैक्ट्री जाने के लिए देर हो रही है। अभी लाई जी, आप टेबल पर बैठिए, खाना तैयार है, मैं बस अभी लगा देती हूँ। अंजलि टेबल पर खाना लगा रही होती है। तभी उनकी बेटी रूपा भी खाने की टेबल के पास आ जाती है। माँ गुड मॉर्निंग, डैड गुड मॉर्निंग। माँ नाश्ते में क्या बना है आज? मुझे जल्दी से दे दो, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। अरे अरे, दोनों बाप बेटी घोड़े पर सवार रहते हो, जरा सी देर नहीं हुई कि यहाँ वहाँ भागने लगी। आराम से बैठो, आज मैंने खाने में सैंडविच बनाए हैं और तुम दोनों का लंच मैंने पैक कर दिया है। इस तरह तीनों लोग नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करने के बाद रूपा अपने स्कूल के लिए निकल जाती है और शिवा अपने फैक्ट्री पर काम के लिए निकल जाता है और अंजलि घर के काम खत्म करके शिवा के फैक्ट्री में चली जाती है। दोपहर को रूपा जब स्कूल से आती है तो वो अपनी पढ़ाई करने लगती है और थोड़ी देर के लिए सो जाती है। शाम हो जाती है। शाम को जब अंजलि और रूपा दोनों फैक्ट्री से घर आ रहे होते हैं तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। सभी लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि शिवा की फैक्ट्री बहुत ही पॉपुलर थी तो आसपास के लोग उनको पहचान लेते हैं और वो उन दोनों की डेड बॉडी लेकर उनके घर जाते हैं। जब पड़ोस के लोग रूपा के घर का दरवाजा खटखटाते हैं तो रूपा बाहर आती है। तभी उन लोगों में से एक महिला रूपा को सारी बातें बताती है कि कैसे उनके माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। ये सब सुनकर रूपा बहुत जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। पड़ोस के लोग रूपा को दिलासा देते हैं और उनके माता पिता का देह संस्कार कर देते हैं। रूपा कुछ दिनों तक अपने घर में उदास रहती है और बैठे बैठे अपने माता पिता को सोचती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन रूपा को अपने पिता की फैक्ट्री की याद आती है और वो ठान लेती है कि अब वो अपने पिता की फैक्ट्री को आगे बढ़ाएगी। अपने पिता के बिजनेस को अब वो संभालेगी। अगली सुबह नाश्ता करके रूपा अपने पिता की फैक्ट्री पर पहुंच जाती है और अपने पिता के लहंगे की फैक्ट्री पर लहंगे देखने लगती है। क्योंकि रूपा अभी बहुत छोटी थी इसलिए रूपा को बिजनेस करना नहीं आता था तो वो अपने पड़ोस के अंकल का सहारा लेती है। पड़ोस के अंकल जिनका नाम ब्रिजेश था वो रूपा की फैक्ट्री में काम करने लगते हैं और रूपा की फैक्ट्री के काम को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही कुछ साल निकल जाते हैं और रूपा अब बड़ी हो जाती है। वो अपने पिता का बिजनेस अब खुद संभाल सकती थी तो वो अपने अंकल ब्रिजेश से कहती है, अंकल आपने मेरी बुरे समय में बहुत सहायता की, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती और अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पिता का बिजनेस अब खुद संभाल लूँ। तो अब आप अपने लिए कोई अलग काम ढूंढ सकते हैं। बेटी, यह तुम क्या कर रही हो? शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिता शिवा और मैं एक ही फैक्ट्री के मालिक है। हम दोनों ने पार्टनरशिप में यह बिजनेस स्टार्ट किया था और अब तुम अलग होने को कह रही हो। अंकल आप ये क्या कह रहे हो? मेरे पिताजी ने तो मुझे ये बात कभी नहीं बताई। जरूर आप मुझसे झूठ कह रहे हैं ताकि आप हमारी फैक्ट्री का हिस्सेदार बन सके। मैं ये सब नहीं मानती। रूपा, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मैं कानूनी तौर पर इस फैक्ट्री का हिस्सेदारी हूँ। अगर तूने मुझे यह नहीं दिया तो मैं तेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई कराऊंगा और तेरी पूरी फैक्ट्री को अपने नाम करा लूंगा। अंकल आपको जो करना है आप करिए। अगर आपके पास इस फैक्ट्री का हिस्सेदार होने का कोई सबूत है तो आप मुझे लाकर दिखाइए। ब्रिजेश एक बहुत ही तेज और चालाक आदमी था। वो नकली पेपर बनवाकर रूपा को दिखाता है, परंतु रूपा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। वो उन पेपर को देखकर समझ जाती है कि ये नकली पेपर्स हैं और वो फोन लगाकर पुलिस को अपनी फैक्ट्री में बुला लेती है। रूपा सारी बातें थानेदार को बताती है। लाओ फैक्ट्री के पेपर मुझे दिखाओ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्रिजेश डर चुका था और वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी थानेदार उसको पकड़ लेता है और उसके ऊपर पूरे 50,000 रुपए का जुर्माना लगाता है। ब्रिजेश इन सब का बदला रूपा से लेना चाहता था और वो ठान लेता है कि अब वो रूपा से बदला लेकर रहेगा। एक दिन रूपा अपनी फैक्ट्री में ताला लगाकर
अपने घर चली जाती है। तभी ब्रिजेश मौका देखते ही उसके लहंगे की फैक्ट्री में आग लगा देता है और वहाँ से दबे पैर निकल जाता है। फिर अगली सुबह जब रूपा आकर देखती है तो उसकी फैक्ट्री बिल्कुल जलकर राख हो चुकी थी और वहाँ चारों तरफ आग लगी थी। रूपा अपने फैक्ट्री की ये हालत देख बहुत रोती है और अपने घर चली जाती है। रूपा अपने घर बहुत उदास रहने लगती है और वो खाना भी नहीं खाती, जिसके कारण उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और वो बीमार हो जाती है। एक दिन रूपा सोचती है कि इतनी बेकार जिंदगी से अच्छा वो अपनी जान दे दे और वो अपनी खिड़की से कूदने की कोशिश करती है। तभी एक परी आकर उसको रोक लेती है। अरे तुम तो बहुत समझदार लड़की हो, फिर भी तुम ये कायर वाले काम क्यों कर रही हो? मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी जान दे दो। आपको तो सब पता है, तो आप ही बताइए मैं अपने माता पिता के बिना अकेले इस दुनिया में किसके सहारे रहूं? रूपा, तुम बहुत ही नेक दिल लड़की हो और तुम हमेशा दूसरे की सहायता करती हो, इसलिए मुझे यहाँ रानी परी ने तुम्हारी सहायता करने के लिए भेजा है। परी जी, आप मेरी क्या सहायता कर सकते हैं? क्या आप मुझे मेरी फैक्ट्री वापस दिला सकते हैं? रूपा, मैं तुम्हें तुम्हारी फैक्ट्री तो नहीं दिला सकती, परंतु मेरे पास तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा कुछ है। ये लो, ये परी लोग का जादुई विशाल लहंगा है। ये लहंगा कोई आम लहंगा नहीं है, ये लहंगा तुम्हारी बहुत सहायता करेगा। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ, मुझे परी लोग जाने के लिए देर हो रही है। फिर रूपा वो जादुई लहंगा देखने लगती है। वो लहंगा बहुत ही बड़ा था और बहुत चमकदार था। रूपा जब उस लहंगे के घर के अंदर जाती है तो वो बहुत हैरान रह जाती है। रूपा उस जादुई विशाल लहंगे में देखती है कि उसमें कई तरह तरह के लहंगे हैं। रूपा ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी उस घर से आवाज आती है, रूपा बेटा, तुम्हारा इस लहंगे के घर में स्वागत है। ये लहंगे का घर तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा और तुम्हें खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन, पहनने के लिए अच्छे अच्छे लहंगे और तुम्हारी सभी जरूरतों का सामान तुम्हें देगा। रूपा ये सब देखकर बहुत खुश होती है और वो उस लहंगे के घर में रहने लगती है और उस लहंगे के घर के लहंगे को बेचने लगती है, जिससे रूपा बहुत सारे पैसे कमाती है और बहुत अमीर हो जाती है और वह उस जादुई लहंगे के घर में हंसी खुशी से रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।